मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। कृषि भारत की बहुसंख्यक प्रजा का मुख्य व्यवसाय था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि तत्कालीन भारत में बादशाह भूमि का एक छत्र स्वामी था, परंतु बर्नियर का यह कथन सही प्रतीत नहीं होता है। बादशाह भूमि का स्वामी नहीं था। भूमि का स्वामी तो कृषक ही था, परंतु क्योंकि मुगल बादशाहों की आय का मुख्य साधन भूमि उत्पादन से ही लिया जाने वाला कर लगान था, इस कारण प्रत्येक बादशाह ही चाहता था कि कृषि भूमि का विस्तार हो और कोई भी भूमि जिस पर खेती हो सकती है वह बिना खेती के न रहे। इस कारण यदि कोई व्यक्ति खेती योग्य भूमि पर खेती करने में असमर्थ हो जाता तो बादशाह उस भूमि को किसी खेती करने वाले व्यक्ति को देने का अधिकार रखता था। यद्यपि भूमि का मालिक वही व्यक्ति था जिसकी वह भूमि थी। इस रूप में ही बादशाह को भूमि का स्वामी माना जा सकता है। अन्यथा जब तक किसान अपनी लगान देता रहता था तब तक ही वह भूमि का वास्तविक स्वामी था, परंतु कृषक समान स्तर के नहीं थे। मुगल कालीन कृषक समाज को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम है खुदकास्ट। खुदकास्ट किसान वो थे जो अपने ही गांव में अपनी ही भूमि पर खेती करते थे। खुदकास्ट को अपनी भूमि को बटाई पर देने का और बेचने का पूर्ण अधिकार था। इन्हें मालिक ए जमीन भी कहा जाता था। दूसरे वर्ग में आते हैं यही कास्ट किसान, जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते और वह अस्थायी रूप से निवास करते थे। और तीसरे कृषक वर्ग है मुजारियात किसान, जो भूमि से होने वाली आय को अपने परिवार के लिए प्राप्त नहीं मानता था और इस कारण अधिक भूमि वाले व्यक्ति से किराएदार के रूप में खेती करने के लिए भूमि ले लेता था। इस प्रकार किसानों के अतिरिक्त गांव में एक ऐसा वर्ग भी था जिन्हें कृषक मजदूर कहा जा सकता है। मुगल काल में खेती में प्रयोग आने वाले साधनों और उत्पादन औजारों की दृष्टि से भारत पिछड़ा हुआ देश नहीं माना जा सकता। कृषि में प्राय सभी साधन प्रयोग में लाए जाते थे जो भारत में 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक थे। भूमि से दो फसल और कभी कभी तीन फसलें भी तैयार की जाती थी। फसलों में हेर फेर करके फसल तैयार करने की जानकारी मुगल काल में भारतीयों को थी। कृषक मवेशियों भी अच्छी संख्या में रखते थे। अबुल फजल लिखते हैं कि एक किसान को 4 बैल, 2 गाय और 1 भैंस बिना पशु कर दिए पालने की अनुमति थी। गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, अफीम, नील, पोस्त आदि की खेती देश के विभिन्न भागों में की जाती थी। गेहूं की उपज मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती थी। गन्ना मुख्यतः बंगाल और बिहार में, चना और जौ पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में, बाजरा और मक्का उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, नील मुख्यतः बयाना जिले में, अफीम मुख्यतः मालवा और बिहार में, कपास देश के विभिन्न भागों में, चावल मद्रास, कश्मीर आदि स्थानों पर पैदा किए जाते थे। आइन अकबरी का लेखक अबुल फजल लिखते हैं कि रबी की 16 फसलें और खरीफ की 25 फसलों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वो हमको विवरण देते हैं। सिंचाई के लिए किसान वर्षा, कुएं, तालाब, नदियों और नहरों पर निर्भर करते थे, परंतु सिंचाई के कृत्रिम साधनों के प्रयोग में विशेष उन्नति नहीं की गई थी। भारत में तंबाकू 1604 के अंत अथवा 1615 के प्रारंभ में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। इसी के आसपास मक्का अफ्रीका से भारत में लाया गया। समय समय पर किसानों को अकाल की समस्या का मुकाबला करना मुगल काल में पड़ता था। मुगल काल में कई अवसरों पर गंभीर अकाल पड़े। अकाल के साथ महामारी और भयंकर बीमारियां भी आती थी। प्लेग और हैजा समय समय पर लाखों व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बनते थे। राज्य की ओर से ऐसे अवसरों पर किसानों की सहायता दी जाती थी, परंतु आवागमन के साधन, दवाइयाँ और योग चिकित्सकों के अभाव में यह सहायता सर्वदा अपर्याप्त थी। शाहजहाँ ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की विशेष व्यवस्था की थी। शाहजहाँ ने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनाई, जिसे नहर ए फैज कहा जाता था। ऐसे अवसरों पर गांव के गांव उजड़ जाते थे और
कृषि नष्ट हो जाती थी। इसके अतिरिक्त जंगली जानवर भी कृषि को पर्याप्त हानि पहुंचाते थे, क्योंकि उस समय जंगल और जानवर दोनों ही अधिक थे। किसानों पर कर का भार भी कुछ कम न था। अकबर और जहांगीर के समय को छोड़कर किसानों से पर्याप्त मात्रा में कर लिए जाते थे, और बादशाह के आदेश के विरुद्ध भी स्थानीय अधिकारी किसानों को तंग ही किया करते थे। निरंतर युद्ध और विद्रोह भी कृषि के लिए हानिकारक थे, परंतु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी कृषि की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर था, क्योंकि किसानों के जीवन की आवश्यकताएं न्यूनतम थी। अतः वे विशेष कठिनाइयों का अनुभव नहीं करते थे। मुगल काल में नई भूमि को खेती बनाने के लिए वनकटी नामक एक तरीका अपनाया गया, जिससे अधिक से अधिक भूमि कृषि के योग्य बनाया जा सके, अर्थात जंगलों को साफ करके जमीन को खेती योग्य बनाना। मध्य युग के इतिहास में अन्य देशों की शासन व्यवस्था से तुलना करने अथवा मुगलों से पहले के समय की किसानों की स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए हम यही कह सकते हैं कि शाहजहाँ के समय तक उनकी स्थिति पर्याप्त ठीक थी, लेकिन उत्तर मुगल कालीन बादशाहों के समय में कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई और वो आर्थिक रूप से अत्यंत ही पिछड़े हो गए।